हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल सुपर ऑब्जेक्टिव पे। दोस्तों, साइंस का जो मैंने सीरीज़ शुरू किया है, जिसमें पहले हम बायोलॉजी देख रहे हैं और उसमें जो मेरा पहला चैप्टर है कोशिका, उससे 100 क्वेश्चन हो चुका है। आज हम लेके आए हैं टिश्यू यानी उत्तक। उत्तक से जो टॉप 100 क्वेश्चन है जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वही लेके आए हैं आपके लिए। तो चलिए देखते हैं। आज का जो मैं पहला क्वेश्चन है, कोशिकाओं का ऐसा समूह रूप, कार्य और उत्पत्ति में समान होते हैं, उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रूप, कार्य और उत्पत्ति में समान होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं का समूह उत्तक होता है और उत्तकों का समूह जो होता है उसे अंग कहते हैं। तो इसको याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हिस्टोलॉजी, जिसमें उत्तकों का अध्ययन करते हैं, इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था मेयर ने किया था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। शीर्षस्थ विभाज्य उत्तकी उत्तरदायी होता है लंबाई में वृद्धि के लिए। वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, प्राथमिक वृद्धि उत्तरदायी है लंबाई में वृद्धि के लिए, प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। प्राथमिक वृद्धि अगर होगा तो लंबाई में वृद्धि होगा, उत्तकों के कारण होता है। वह उत्तक जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, तो कौन सा उत्तक है जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? तो कैम्बियम नामक ये पौधों के लिए होता है, कैम्बियम नामक उत्तक। किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है? तो पौधों के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए पार्श्व विभाज्य उत्तकी उत्तक उत्तरदायी होता है। एक बीज पत्री में तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि इसमें नहीं होता है कैम्बियम। कैम्बियम नहीं होता है, कैम्बियम के कारण ही द्वितीयक वृद्धि होती है, तो इसमें कैम्बियम नहीं होता है एक बीज पत्री तने में। संवहन उत्तक का निर्माण किस विभाज्योत्तकी के द्वारा होता है? तो पार्श्व। मृदु उत्तक किस प्रकार के उत्तक हैं? सरल उत्तक। मृदु उत्तक सरल उत्तक प्रकार के उत्तक हैं। मृदु उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? तो मृदु उत्तक का जो मुख्य कार्य है भोज्य पदार्थ का संग्रहण करना। वायुत्तक किन पौधों में पाया जाता है? वायुत्तक एक उत्तक है, तो हाइड्रोफाइट्स यानी जलीय पौधा जो होते हैं उसमें वायुत्तक उत्तक पाए जाते हैं। जलोदभिद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल में तैरते हैं? वायुत्तक उत्तक के कारण जलोदभिद। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तक केवल तरुण पौधों में पाया जाता है, बड़े बड़े पौधों में नहीं पाया जाता है? तरुण पौधे यानी छोटे पौधे में पाया जाता है, बड़े बड़े पौधों में नहीं पाया जाता है। स्थूल कोण उत्तक। शाकीय द्विबीजपत्री पौधे जैसे सूर्यमुखी, कद्दू को लचीलापन तथा दृढ़ता प्रदान करने वाला उत्तक कौन सा है? तो स्थूल कोण उत्तक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तक जड़ में उपस्थित नहीं रहते हैं? स्थूल कोण उत्तक जो होते हैं वो जड़ में उपस्थित नहीं होते हैं। पौधों के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। कुछ भाग जैसे पेड़ और तने की इस नामिता का कारण किसकी बहुतायत को माना जाता है? तो दृढ़ उत्तक के, यहाँ पेड़ होगा दोस्तों। पेड़ और तने की नामिता का कारण किसकी बहुतायत माना जाता है? तो दृढ़ उत्तक। रेशे उत्पन्न करने वाले पौधे जैसे पटुआ में किस प्रकार की उत्तक की प्रचुरता होती है? तो दृढ़ उत्तक। रेशे उत्पन्न करने वाले पटुआ जो होते हैं उसमें दृढ़ उत्तक पाया जाता है। फलों तथा बीजों का कठोर आवरण किस उत्तक के द्वारा तैयार होता है? तो फल और बीजों का जो कठोर आवरण उसके ऊपर जो होता है वो दृढ़ उत्तक के कारण तैयार होता है, दृढ़ उत्तक। शुष्क स्थान पर पाए जाने वाले पौधों
के एपिडर्मिस में कौन सी परत होती है जो पौधों में जल हानि को रोकता है? क्यूटिकल। रंध्र तथा मूल रोम पाए जाते हैं बाह्य त्वचा में। रंध्र तथा मूल रोम। पौधों के बाह्य त्वचा के ठीक नीचे की परत को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स जो होता है पौधे के बाह्य त्वचा के ठीक नीचे परत को कॉर्टेक्स कहते हैं। पौधों के अंतस्त्वचा और संवहन बंडल के बीच पाए जाने वाली परत को क्या कहते हैं? परिरंभ कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परत भरण या मूल उत्तक तंत्र के अंतर्गत शामिल है? तो कॉर्टेक्स, परिरंभ तथा मज्जा। पौधों के भरण उत्तक तंत्र के मुख्य कार्य है भोज्य पदार्थ का निर्माण तथा उसका संग्रह करना। भरण उत्तक तंत्र का मुख्य कार्य भोज्य पदार्थ का निर्माण तथा उसका संग्रह करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद कर लो। अजीब उटपटांग टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे लेकिन यही पेपर में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन अजेय पदार्थ का संचयन करता है? इडियोप्लास्ट। इडियोप्लास्ट अजेय पदार्थ का संचयन करता है। वह संवहन बंडल जिनमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है को क्या कहते हैं? बाइकोलेट्रल। बाइकोलेट्रल। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? वार्षिक वलय की गिनती कर कर। वार्षिक वलय की गिनती करके। एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं। वृक्ष की आयु क्या होगी? तो 50 वर्ष होगी। जितने वार्षिक वलय मिलेंगे उतने ही उनकी आयु होगी। तो 50 वार्षिक वलय मिलते हैं तो 50 वर्ष उनकी आयु होगी। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते हैं क्योंकि स्पष्ट जलवायवीय विभिन्नता नहीं होती है। समुद्र के किनारे स्पष्ट जलवायु विभिन्नता नहीं होती है, वहाँ जो जलवायु है वो स्पष्ट नहीं होती है, इसलिए वहाँ वार्षिक वलय नहीं होते वहाँ के वृक्षों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुराने पेड़ को जब काटा जाता है तो बीच का केंद्रीय भाग जो मजबूत, घना तथा गहरी कत्थई रंग का होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हृदय काष्ठ कहते हैं। हृदय काष्ठ, ड्यूरामेन, सारिल, इनमें से सभी। हृदय काष्ठ भी कहते हैं, ड्यूरामेन भी कहते हैं और सारिल, ये सभी कहते हैं। जटिल ऊतक बना होता है। जटिल ऊतक भिन्न भिन्न कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। चालनी नलिका तथा सहकोशिका पाई जाती है फ्लोएम में। फ्लोएम, चालनी नलिका तथा सहकोशिका पाई जाती है। जाइलम का कौन सा तत्व मुख्य रूप से जल तथा खनिज लवण के परिवहन का कार्य करता है? दोस्तों ये पता होगा कि जाइलम जो है वो पौधों में जल तथा खनिज लवण का परिवहन चारों तरफ करता है। तो इसका जो परिवहन करता है उसका मुख्य भाग जो होता है वो वाहिनिकाय तथा वाहिकाय, यही इन्हीं के द्वारा ये परिवहन करता है। फ्लोएम का कौन सा तत्व मुख्यतः भोज्य पदार्थ के संवहन में भाग लेता है? तो चालनी नलिका। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है। फ्लोएम जो होता है वो आहार का वहन करता है पौधों में चारों तरफ, बल्कि जो जाइलम होता है वो जल और खनिज लवण का वहन करता है। तो फ्लोएम, फ से फूड तो आहार, इसको याद रखना, कंफ्यूज ना होना। फ्लोएम जो है वो फूड का वहन करता है और जाइलम जो है वो जल का वहन करता है। तो ज से जाइलम और ज से जल और फ से फूड और फ से फ्लोएम, इसको याद रखना, कंफ्यूज ना होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है जल वहन करने के लिए। अभी बताए थे जाइलम जो है जल वहन करने के लिए और फ्लोएम जो है फूड वहन करने के लिए, भोजन। शाखाओं से पत्तियां किन कारणों से झड़ जाती है? तो शाखाओं से जो पत्तियां झड़ती है, कार के बाहर विलगन परत जम जाते हैं। विलगन परत जो पौधे जो पत्ती होती है उसके बीच में जम जाते हैं, जहाँ पत्ती जुड़ी होती है शाखाओं में, कार के बाहर विलगन परत जम जाने से बन जाते हैं, वहीं से पत्तियां झड़ जाती हैं।
निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? जेसी बोस, भारतीय वैज्ञानिक जेसी बोस ने। निम्नलिखित में से किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? अभी तक हमने पौधों के उत्तकों के बारे में पढ़ा, अब जो पढ़ रहे हैं जंतु उत्तक। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के उत्तक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो उपकला उत्तक। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है? तो उपकला उत्तक, घाव भरने में सहायक उपकला उत्तक। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक लार ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि में पाई जाती है? तो लार ग्रंथि और श्वेत ग्रंथि में पाई जाती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम उत्तक। अंगों को विसरण, स्तवन तथा अवशोषण में मदद करने वाला उत्तक एपिथेलियम उत्तक। त्वचा की बाहरी सतह निर्मित होती है स्तरित सल्की की एपिथेलियम से। सल्की एपिथेलियम उत्तक का प्रमुख कार्य क्या है? सुरक्षा करना, जो त्वचा के बाहरी सतह पे होती है। पक्ष में भी एपिथेलियम उत्तक पाए जाते हैं ट्रेकिया तथा गर्भाशय में। निम्नलिखित में से कौन उत्तक त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करती है? तो एरियोलर उत्तक जो होते हैं त्वचा को मांसपेशियों से तथा दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करती है, एरियोलर उत्तक। मोटापा निम्न में से किसी की अधिकता के कारण होता है? तो वसा उत्तक के कारण, वसा उत्तक जम जाते हैं जिनके कारण मोटापा होता है। निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? वसामय उत्तक शरीर को गर्म रखते हैं। ऊंट का कुबड़ किस उत्तक का बना होता है? तो ऊंट का कुबड़ जो है वो भी वसामय उत्तक का बना होता है। निम्नलिखित में से रुधिर क्या है? रुधिर भी एक उत्तक होता है जिसको तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तक का उदाहरण है? लसिका, लसिका भी उत्तक होता है। निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक है? अस्थि, उपास्थि, लिगामेंट सभी, अस्थि, उपास्थि, लिगामेंट सभी क्या है? तो तरल संयोजी उत्तक हैं। तरल संयोजी संयोजी उत्तक हैं। तरल संयोजी में आपका लसिका और रुधिर हो गया। कोंड्रिन नामक प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? तो उपस्थिति में कोंड्रिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। टेंडन का निर्माण होता है, टेंडन का निर्माण श्वेत तंतु में उत्तक से होता है। लिगामेंट का निर्माण होता है, लिगामेंट का निर्माण पीला तंतु में उत्तक से होता है। टेंडन श्वेत तंतु, लिगामेंट पीला तंतु। टेंडन तथा लिगामेंट किस प्रकार के उत्तक हैं? तो ये भी संयोजी उत्तक हैं, यानी संयोजी उत्तक जोड़ने वाले काम करते हैं। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम कौन करता है? तो लिगामेंट। हड्डियों को हड्डियों से, लिगामेंट। मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ने का काम कौन करता है? यानी मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम जो करता है वो टेंडन करता है। इसको याद रखना, मांसपेशी को कंफ्यूज बहुत करता है। मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है वो टेंडन जोड़ता है, और हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है वो लिगामेंट। इसको याद करने का तरीका हम बता रहे हैं। अगर हड्डी, दोनों हड्डी है तो उसमें ड नहीं, हड्डी में ड है तो दोनों हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का जो ड है उसमें नहीं है, और जो दोनों हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है वो लिगामेंट हो गया। उसमें ड, यहाँ ड है तो यहाँ भी ड है, तो यहाँ ड नहीं है। और यहाँ मांसपेशियों को हड्डी भी लिख सकता है, अस्थि भी लिख सकता है, तो यहाँ एक ड है तो यहाँ टेंडन हो जाएगा। इसको याद रखना, जहाँ दो ड है वहाँ ड नहीं है, जहाँ एक ड है वहाँ ड है, टेंडन, लिगामेंट। कन्फ्यूज ना होना। मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने का काम टेंडन करता है, हड्डियों को हड्डियों यानी अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने का काम लिगामेंट करता है। लेक्राइमल ग्रंथि क्या स्त्रावित करता है? तो आंसू स्त्रावित करता है। लेक्राइमल ग्रंथि आंसू स्त्रावित करता है। किस उत्तक से तलवे, खुर और सींग बने होते हैं? तो क्रिएटिन के तलवे, खुर और सींग बने होते हैं क्रिएटिन उत्तक के। जो कभी कभी क्वेश्चन आता है नाखूनों में कौन से उत्तक पाए जाते हैं? क्रिएटिन।
कौन सा प्रोटीन? क्रेटिन। ओस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थित रहती है अस्थि में। ओस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका जो उपस्थित रहती है अस्थियों में, ओस्टियोब्लास्ट। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है संयोजी ऊतक में, मास्ट कोशिकाएं। एरियोलर ऊतक में पाए जाने वाले निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए प्रोटीन हिस्टामिन स्रावित करता है? तो मास्ट कोशिकाएं। प्रोटीन हिस्टामिन स्रावित करने वाला मास्ट कोशिकाएं। निम्नलिखित में कौन प्लीहा, यकृत तथा अस्थि मज्जा में पाया जाता है? तो जालवत संयोजी ऊतक। प्लीहा, यकृत, अस्थि मज्जा में पाया जाता है जालवत संयोजी ऊतक। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है, कहाँ होती है? सबसे मोटी त्वचा तलवे पर होती है। तलवे की त्वचा जो होती है सबसे मोटी होती है। और सबसे पतली, तो मनुष्य की त्वचा सबसे पतली होती है आँखों की पलक पर। आँखों की पलक जो होती है वो सबसे पतली त्वचा होती है। वृद्धावस्था में त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ जाती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है चर्म में वसा ऊतक की कमी के कारण, इसीलिए खा पी के मोटाए रहो। वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती है, चर्म में वसा ऊतक की कमी हो जाती है। नाभि रज्जु है, नाभि रज्जु भ्रूणीय संयोजी ऊतक है। हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है, हैवर्सियन तंत्र स्तनियों की अस्थियों में पाया जाता है, हैवर्सियन तंत्र। हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेता है, तो हिस्टामिन प्रोटीन जो है एलर्जी प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है। शारीरिक अंगों में गति के लिए जिम्मेदार ऊतक है, तो शारीरिक अंगों में गति के लिए जो जिम्मेदार ऊतक है पेशी ऊतक है। सार्कोप्लाज्म नामक तरल पाया जाता है पेशी ऊतक में, सार्कोप्लाज्म नामक तरल। आरेखित तथा रेखित ऊतक मूल रूप से किस प्रकार के ऊतक हैं? पेशी ऊतक। आरेखित तथा रेखित ऊतक मूल रूप से पेशी प्रकार के ऊतक हैं, पेशी ऊतक। नेत्र के आइरिस में पाए जाने वाला ऊतक है, तो नेत्र के आइरिस में भी आरेखित पेशी यानी पेशी ऊतक, आरेखित पेशी। इंटरकलेटेड डिस्क उपस्थित होते हैं हृदयक पेशी में, इंटरकलेटेड डिस्क हृदयक पेशी में, हृदय की पेशी, हृदय ऊतक। निम्नलिखित में से कौन सी पेशी ऐच्छिक पेशी है? तो रेखित पेशी जो होती है वो ऐच्छिक पेशी होती है। आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह की पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है आरेखित पेशी। आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह की पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है आरेखित पेशी के कारण। निम्नलिखित में किस पेशी में थकान उत्पन्न नहीं होता है? तो कार्डियक पेशी। कार्डियक पेशी में कभी भी थकान नहीं होता। कार्डियक पेशी जो हृदय में पाया जाता है ये हमेशा चलता रहता है, इसमें कभी थकान नहीं होता है। ये रुक जाएगा तो फिर समझ ही सकते हो, इसलिए इसमें कभी थकान नहीं होता है, कार्डियक पेशी। शरीर के कुल भार का लगभग 50% भार होता है रेखित पेशी का। रेखित पेशी का शरीर के कुल भाग का 50% भार होता है। संवेदना का चलन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है तंत्रिका ऊतक से। संवेदना का चलन जो होता है तंत्रिका ऊतक, संवेदना। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? न्यूरॉन है। तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है, तो मनुष्य के शरीर में जो सबसे लंबी कोशिका होती है, कोशिका में पढ़ भी चुके हो, तंत्रिका कोशिका की होती है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका ऊतक में, तंत्रिका कोशिका में जन्म के बाद कोई विभाजन नहीं होता है। न्यूरोडेंड्रन से निकलने वाली पतली पतली शाखाएं क्या कहलाती है? डेंड्राइट्स कहलाती है। न्यूरोडेंड्रन में निकलने वाली जो पतली पतली शाखाएं होती क्या कहलाती है? तो डेंड्राइट्स कहलाती है। रेनबियर के नोड कहाँ पाई जाती है? तो रेनबियर के नोड्स तंत्रिका में पाई जाती है। दो न्यूरॉन के जोड़ को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। दो न्यूरॉन को जोड़ को सिनेप्स कहते हैं।
न्यूरॉन कोशिका में संवेदना का संचार कैसे होता है? एक न्यूरॉन के एक्सान से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में। एक न्यूरॉन के एक्सान से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में। बायोप्सी संबंधित है। बायोप्सी जो होती है परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से। बायोप्सी कैंसर रोगियों को किया जाता है। इसमें क्या होता है, परीक्षण के लिए ऊतक को निकाल के शरीर से ऊतक को अलग कर लिया जाता है और उसको परीक्षण के लिए भेजा जाता है, उसको बायोप्सी कहते हैं। मानव त्वचा का सबसे बाह्य हिस्सा कौन सा होता है? तो एपिडर्मिस होती है। सबसे बाहरी त्वचा जो होती है एपिडर्मिस ऊतक। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो हिस्टोलॉजी, ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी। ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? विचेत ने किया था। पौधों के जड़ों तथा तनों के सिरों पर किस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? तो शीर्षास्थ विभाज्य ऊतक। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किसके द्वारा पहुंचता है? तो जाइलम ऊतक के द्वारा पहुंचता है। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किसके द्वारा पहुंचता है? जाइलम ऊतक, बता चुके हैं पहले भी। फ्लोएम का मुख्य कार्य है पत्तियां द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। फ्लोएम फर्स्ट से फूड यानी भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। वह ऊतक जिसमें मानव शरीर के लगभग 30% भाग का निर्माण होता है तथा जो विभिन्न कोशिकाओं, ऊतकों एवं अंगों को जोड़ता है कहलाता है संयोजी ऊतक। जोड़ने का काम करता है। 30% भाग, मानव शरीर के 30% भाग का निर्माण होता है संयोजी ऊतक से। ऊतकों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? औतकी, हिंदी में इसको औतकी हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऊतकों का अध्ययन को हिस्टोलॉजी या औतकी। रक्त है, रक्त यानी ब्लड जो है एक तरल संयोजी ऊतक है। लसिका है, लसिका क्या है? लसिका है एक रक्त के समान ही तरल संयोजी ऊतक है। दोस्तों ये 99 क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो था टिश्यू में, उसको हम लेके आए थे। अगर आप इसको कर लिए तो समझ लो कि ऊतक का किसी भी पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन आ रहा है, आप इसको ज़रूर कर लेंगे। और इसके पहले जो मैंने कोशिका चैप्टर का 100 क्वेश्चन डाला है उसको भी आप कर लो। सीरियल वाइज करते जाओ, आपको लगेगा कि आपने विज्ञान में बहुत कुछ सीख लिया है, बायोलॉजी में बहुत कुछ सीख लिया है। तो आप कोशिका का 100 क्वेश्चन भी करो, उसके बाद से ये टिश्यू का 100 क्वेश्चन करो। देखो आपको बहुत ही अच्छा, इसमें ऑप्शन नहीं दे रहे हैं कि थोड़ा जल्दी हो जाए, इसलिए आपको 100 क्वेश्चन लेके आते हैं बिना ऑप्शन के, जो आंसर होता है वही लेके आते हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, जिससे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, दूसरों को शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों, अगला चैप्टर नेक्स्ट